नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर दिल खोलकर स्वागत है। अपने 50 जिलों की सीरीज के अंदर मैं फिर आया हूं एक नए जिले के साथ। अपने आज जो जिला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नागौर। तो देखिए दोस्तों, नागौर की पहले लोकेशन देख लीजिए कि नागौर राजस्थान में किस स्थान पर आता है। तो ये राजस्थान का मैप जो 50 नए जिले हैं, उन नए जिलों के सहित ये अपने नागौर जिला कहां पर आता है। तो ये दिख रहा है आपको, ये नागौर जिला है। नागौर जिले से देखो देखो तो एक तो डीडवाना कुचामन, जो डीडवाना कुचामन नागौर के अंदर ही आया करता था पहले। अब डीडवाना कुचामन को अलग जिला बना दिया गया है, इसलिए नागौर का आधा भाग डीडवाना कुचामन के अंदर चला गया है। अब जो बाकी नागौर के अंदर चीजें बची हैं उनके बारे में अपने आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, नागौर की लोकेशन इस साइड से, इस एंगल से और देखिए आप। खींवसर, नागौर, जायल, मुंडवा, मेड़ता, रियाबड़ी, डेगाना, परबतसर, मकराना, कुचामन, डीडवाना और लाडन, ये इतने क्षेत्र आते हैं, वो इसके अंदर आते हैं, नागौर के अंदर। तो पहले तो ये डीडवाना कुचामन इसके अंदर ही आया करता था। अब ये डीडवाना कुचामन अलग बन गया, ये जिला अलग बन गया है। ये देखिए, ये इतना जिला अलग बना गया है। तो डीडवाना और कुचामन के अंदर आने वाली चीजें जितनी भी हैं वो अब नागौर के अंदर नहीं रही है, वो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर चली गई। अब जो बाकी चीजें बची है, जैसे लाडनू बच गया और इधर जायल बच गया, नागौर बच गया, मुंडवा, मेड़ता, रियाबड़ी, ये क्षेत्र बच गया है। इनके बारे में चर्चा करने वाले अपने आज। तो जिला देख लीजिए, नागौर। जिला दर्शन की सीरीज के अंदर नागौर जिले के बारे में अपने चर्चा कर रहे हैं। नागौर जिले के अंदर 7 तो उपखंड आते हैं और 9 तहसीलें आती हैं। 7 उपखंड देख लीजिए कौन कौन से आते हैं। पहले उपखंड की बात करते हैं तो नागौर, मुंडवा, खींवसर, जायल, मेड़ता, रियाबड़ी और डेगन, ये इतने क्षेत्र हैं, ये इतने उपखंड है। दोबारा देख लीजिए एक बार, नागौर, मुंडवा, खींवसर, जायल, मेड़ता, रियाबड़ी और डेगन, ये 7 तो इसके अंदर उपखंड आते हैं नागौर जिले के अंदर। यानी जो नागौर जिला बच गया है डीडवाना कुचामन अलग होने के बाद, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तहसीलें इसके अंदर आती है 9 तहसीलों के बारे में देख लीजिए। नागौर, मुंडवा, खींवसर, जायल, डेह, मेड़ता, रियाबड़ी, डेगाना और संजू, ये तहसीलें हैं 9 इसके अंदर, नागौर जिले के अंदर। तो नागौर जिले के अंदर चर्चा देखिए कौन कौन सी चीजें आती है उनके बारे में करते हैं। नागौर जिले का शुभंकर देख लीजिए। पहले तो आपसे नागौर जिले का शुभंकर पूछ रहे तो आप क्या करोगे? राजहंस। नागौर जिले का शुभंकर दोस्तों क्या है? राजहंस। ठीक है। फिर देखिए नागौर जिले के पुराने नाम, मैं यहां पर नागौर जिले के पुराने नाम लिखा हूं, प्राचीन नाम क्या है। नागौर जिले को धातु नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नागौर जिले को धातु नगरी के नाम से जाना जाता है और नागौर को पहले अहिछत्रपुर के नाम से भी जाना जाता था। अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर नाम की जगह वर्तमान में नागौर में पड़ती है और पहले यह अहिछत्रपुर चौहानों की राजधानी हुआ करती थी। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि चौहानों की प्रथम राजधानी, चौहानों की प्रथम राजधानी कौन सी है, तो चौहानों की प्रथम राजधानी दोस्तों याद रखना अहिछत्रपुर, और अहिछत्रपुर नाम की जगह वर्तमान में पड़ती है नागौर के अंदर। ठीक है, और देखिए आगे पीपासर। पीपासर तो दोस्तों नाम आपने सभी ने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं नाम आगे जरूर आया हो। आपने कभी संत संप्रदाय टॉपिक पढ़ा हो, पीपासर नागौर, पीपासर नाम की जगह नागौर। कभी आपने जाम्बोजी पढ़े हो। बाकी अधिकतर चीजें जाम्बोजी की आती हैं, वो बीकानेर जिले के अंदर आती है, लेकिन जाम्बोजी का जन्म स्थान, जाम्बोजी का जन्म स्थान कहां पर है, तो नागौर के अंदर। और नागौर का कौन सा गांव है? पीपासर गांव। बाकी जाम्बोजी के बारे में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे तो और विस्तार से आपको बताऊंगा। पहले इतना ही यहां पर याद कर लीजिए कि जाम्बोजी का जन्म स्थल कहां पर है, तो पीपासर नागौर के अंदर है। फिर आगे मैंने लिखवाया है डेगाना। डेगाना भारत के अंदर टंगस्टन की सबसे बड़ी खान, टंगस्टन खनिज की भारत के अंदर सबसे बड़ी खान दोस्तों आपसे पूछ ले तो कौन सी है? डेगाना नागौर। डेगाना नागौर भारत की टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है। पीपासर नागौर जाम्बोजी का जन्मस्थल, डेगाना नागौर टंगस्टन खनिज की भारत की सबसे बड़ी खान। फिर दोस्तों लिखा है खरनाल। नाम आते ही आपको पता लग गया हो कि खरनाल, खरनाल नागौर,
खरनाल नागौर के अंदर वीर तेजा जी का जन्म कहां पर हुआ था? वीर तेजा जी का जन्म स्थान सांपों के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक, काला व बाला का देवता, गो रक्षक, इतने नामों से जाने जाने वाले लोक देवता वीर तेजा जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो खरनाल नागौर के अंदर हुआ था। 1074 ईस्वी के आसपास इनका जन्म माना जाता है। वो खरनाल नाम की जगह नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। वैसे वीर तेजा जी अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता है। पर्वतसर में इनका मुख्य मंदिर है वर्तमान के, लेकिन इनका जन्म स्थान पूछ ले तो खरनाल नागौर के अंदर पड़ता है। फिर देखो गोटन राजस्थान में प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना, प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? तो राजस्थान में प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया वो गोटन के अंदर, गोटन नागौर के अंदर, और इस कारखाने की स्थापना की गई थी 1984 के अंदर। ठीक है, राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पर है दोस्तों? तो गोटन नागौर के अंदर, और उसकी स्थापना हुई थी 1984 के अंदर। फिर मेड़ता रोड, नाम है मेड़ता रोड। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी, यह जगह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि राजस्थान में सर्वप्रथम रेल बस का शुभारंभ कहां पर किया गया था? राजस्थान में सर्वप्रथम रेल बस का शुभारंभ किया गया था मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी, और यह राजस्थान की पहली रेल बस चली थी 1994 के अंदर। ठीक है, तो मेड़ता की यह बात याद करना, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी राजस्थान की प्रथम रेल बस चली, और राजस्थान की प्रथम रेल बस कब चलती है? तो 1994 में। फिर अगली बात नागौर की, पाहेबा का युद्ध। कई जगह इसी पाहेबा के युद्ध को लिख देते हैं साहेबा का युद्ध। पाहेबा या साहेबा का युद्ध होता है 1541 ईस्वी में। अब ये होता किन किन के बीच है? अब एक चीज याद रखना, होता मारवाड़ और मेवाड़ के राजाओं के बीच है, लेकिन पहले नागौर क्षेत्र है वो मारवाड़ रियासत का ही पार्ट हुआ करता था, इसलिए यहां पर युद्ध हुआ। युद्ध में कौन कौन आमने सामने होते हैं? तो मारवाड़ का राजा मालदेव और बीकानेर का राजा राव जेत सिंह पाहेबा के युद्ध में आमने सामने होते हैं। मालदेव के दो प्रसिद्ध सेनापति जेता और कुंपा इस युद्ध में वीरता से लड़ते हैं। पाहेबा या साहेबा के युद्ध में मालदेव युद्ध जीत जाता है, राव जेत सिंह युद्ध में मारा जाता है। मालदेव ने पाहेबा के युद्ध के बाद बीकानेर की शासन व्यवस्था अपने सेनापति कुंपा को सौंप दी थी। यह बात याद करना पाहेबा के युद्ध की। तो पाहेबा या साहेबा का युद्ध 1541 में होता है। मारवाड़ का राजा मालदेव बीकानेर के राजा राव जेत सिंह को हरा देता है और राव जेत सिंह युद्ध स्थान में मारा जाता है। अब पूरे बीकानेर पर कब्जा हो गया मारवाड़ के राजा मालदेव का। मालदेव ने अपने सेनापति कुंपा को यह क्षेत्र सौंप दिया था। फिर मतीरे की राड़, एक मतीरे की राड़ भी कहां पर होती है? नागौर के अंदर होती है। मतीरे की राड़ होती है 1644 के अंदर। और मतीरे की राड़ देखो कैसे होती है, एक साइड में बीकानेर और दूसरी साइड में नागौर। बीकानेर का राजा करण सिंह और नागौर का राजा अमर सिंह राठौड़। बीकानेर का करण सिंह और नागौर का राजा अमर सिंह राठौड़, इन दोनों के बीच युद्ध होता है मतीरे की राड़। और इस मतीरे की राड़ में इस बॉर्डर पर बीकानेर वाली स्थान में, बीकानेर वाली बॉर्डर पर एक गांव का नाम था खिलवा गांव, और नागौर वाली साइड में एक गांव का नाम था जोखड़िया गांव। जोखड़िया गांव, खिलवा गांव में एक बेल उगी और मतीरे की बेल थी, और वो जोखड़िया गांव में पहुंची। जोखड़िया गांव में जाकर इसके एक मतीरा लगा। जोखड़िया गांव के किसान वो मतीरे को तोड़ने के लिए गए तो खिलवा गांव वाले आ गए। वो कहते हैं बेल हमारी है, इधर से जोखड़िया वाले कहते हैं मतीरा हमारे खेत में आकर लगाए। दोनों भयंकर तरीके से लड़ते हैं। उस राड़ को बोलते हैं मतीरे की राड़। तो मतीरे की राड़ नागौर में होती है और 1644 में होती है। फिर मैंने एक नाम लिखवाया है बगदरी। बगदरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव नागौर से
जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बगदरी गांव नागौर से हुई थी। पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने कहां से की? तो बगदरी गांव नागौर से की थी, इसलिए बगदरी गांव भी नागौर का इंपॉर्टेंट। फिर चार भुजा मंदिर, मीराबाई मंदिर को चार भुजा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो चार भुजा मंदिर, इसी मंदिर का नाम है मीराबाई का मंदिर। मीराबाई का मंदिर। तो इस चार भुजा मंदिर या मीराबाई मंदिर का निर्माण करवाया था मीरा के दादा राव दुद्दा ने। ठीक है, मीरा के दादा राव दुद्दा ने मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसी मंदिर के अंदर मेला लगता है, मीराबाई का मेला लगता है। वो मेला कब लगता है? तो श्रावण शुक्ल 11 को लगता है। मीराबाई का मेला लगता है श्रावण शुक्ल 11। देखो मीराबाई के बारे में अपने में जब ब्यावर जिला पढ़ा रहा था उस समय सारी बातें आपको बताई थी। मीराबाई का जन्म कुड़की गांव ब्यावर में हुआ था। और मीराबाई का मंदिर, जिसको चार भुजा मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो मेड़ता नागौर के अंदर। ठीक है, मंदिर का निर्माण राव दुद्दा ने करवाया था। मंदिर का ये जो वैसे मंदिर बना हुआ श्री कृष्ण जी का मंदिर, मंदिर में मीराबाई पूजा किया करती थी, इसलिए मंदिर का नाम पड़ गया मीराबाई का मंदिर। तो मीराबाई का मंदिर मेड़ता के अंदर। फिर देखो भांवल माता का मंदिर, ये शायद अभी कोई क्वेश्चन आया था, भांवल माता का मंदिर कहां? तो भांवल माता का मंदिर है भांवल गांव नागौर के अंदर। भांवल माता का मंदिर आपसे पूछ ले तो भांवल गांव नागौर के अंदर। ठीक है, फिर दधीमती माता, दधीमती माता का मंदिर है गोठ मंगलोद नाम की जगह। दधीमती माता का मंदिर गोठ मंगलोद नागौर के अंदर है। और दधीमती माता दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी। दधीमती माता दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी, दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। और माता का मेला लगता है नवरात्रों के अंदर। दधीमती माता का मेला लगता है नवरात्रों के अंदर। गोठ मंगलोद की एक और बात बता दूं, राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो गोठ मंगलोद नागौर के अंदर होता है जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन। भारत की जिप्सम की सबसे बड़ी खान पूछ ले तो जामसर बीकानेर के अंदर है, लेकिन जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला स्थान गोठ मंगलोद नागौर, और गोठ मंगलोद में ही दधीमती माता का मंदिर बना। फिर देखो आगे नागौर दुर्ग। नागौर दुर्ग, इस नागौर दुर्ग के बारे में मैं सारी बातें बता दूं, क्योंकि नागौर दुर्ग है तो नागौर के अंदर ही है। नागौर दुर्ग के अन्य नाम क्या क्या? नागौर दुर्ग के अन्य नाम क्या क्या? इसे नागदुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, इसे अहिछत्रपुर दुर्ग भी कहते हैं, इसे अहिछत्रपुर दुर्ग कहते हैं, नागदुर्ग अहिछत्रपुर दुर्ग कहते हैं। और दुर्ग में बुर्ज कितनी है टोटल? तो टोटल बुर्ज है यहां पर 28। और मंदिर दुर्ग का निर्माण करवाया गया 1154 ईस्वी में सोमेश्वर के सामंत केमास ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, दुर्ग में बुर्ज 28 है, नागदुर्ग भी कहते हैं, अहिछत्रपुर दुर्ग भी कहते हैं। और 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। इस दुर्ग के अंदर अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। अकबर ने नागौर दरबार लगाया। ठीक है दोस्तों, और अकबर ने यहां पर एक सुकर तालाब का निर्माण भी करवाया था। पानी की कमी थी दुर्ग के अंदर, इसलिए यहां पर सुकर तालाब का निर्माण भी करवाया। वो किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया। फिर नागौर दुर्ग के बाद खींवसर का किला। खींवसर का किला भी कहां पर है? नागौर के अंदर। खींवसर का किला नागौर के अंदर। फिर सुल्तान तारकिन की दरगाह है, ये भी नागौर। सुल्तान तारकिन की दरगाह पूछ ले तो भी नागौर। फिर हरिराम बाबा का मंदिर झोरड़ा गांव। हरिराम बाबा का मंदिर पूछ ले आपसे तो झोरड़ा गांव नागौर के अंदर है। हरिराम बाबा, जिनके पिता का नाम था राम नारायण। हरिराम बाबा के पिता का नाम था राम नारायण।
और हरिराम बाबा की माता का नाम था चांदनी। पिता राम नारायण और माता का नाम था चांदनी। और हरिराम बाबा का मंदिर जोरडा गांव नागौर है, जहां पर मेला लगता है। वैसे तो हर महीने की शुक्ल पंचमी को मेला लगता है, लेकिन मुख्य जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। मुख्य मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। फिर देखिए हरिराम बाबा की बात होगी तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अमर सिंह राठौड़ के आपसे महल पूछ ले तो भी नागौर में, अमर सिंह राठौड़ की छतरी पूछ ले तो भी नागौर के अंदर है। और अमर सिंह राठौड़ की छतरी के खंबे कितने हैं? तो 16 खंबे याद करने हैं दोस्तों। अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी कहां पर है? तो नागौर के अंदर है, क्योंकि अमर सिंह राठौड़ नागौर के ही राजा हुआ करते थे। वैसे राजा तो बनने वाले थे तो मारवाड़ के, लेकिन मारवाड़ के राजा गद सिंह ने अपने छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया था, इसलिए अमर सिंह राठौड़ मारवाड़ से नागौर आकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करते हैं। उनकी जो कहानियां हैं, उनके जो छतरियां हैं, बाकी सारा महल है, वो सारी की सारी नागौर से जुड़ी हुई है। फिर कसूरी मेथी। कसूरी मेथी पूछ ले या खुशबूदार पान मेथी पूछ ले तो ताऊसर गांव नागौर। नागौर में एक गांव पड़ता है ताऊसर गांव। ताऊसर गांव नागौर में खुशबूदार पान मेथी या कसूरी मेथी प्रसिद्ध है। या खुशबूदार मेथी पूछ ले तो ताऊसर गांव नागौर की। और ताऊसर गांव नागौर के अंदर ही एक मराठा शासक जयप्पा सिंधिया की छतरी भी बनी हुई। मराठा शासक जयप्पा सिंधिया की छतरी पूछ ले तो ताऊसर गांव नागौर के अंदर। याद रखना, कसूरी मेथी कहां की? तो ताऊसर गांव नागौर की। और जयप्पा सिंधिया की छतरी पूछ ले तो भी ताऊसर गांव नागौर, या खुशबूदार पान मेथी पूछ ले तो ताऊसर गांव नागौर। फिर मैंने लिखवाया वरुण गांव। वरुण गांव पड़ता है नागौर के अंदर, और वरुण गांव नागौर की बकरियां प्रसिद्ध है। पूरे भारत में बकरियां कहां की प्रसिद्ध है? तो बकरियां प्रसिद्ध है वरुण गांव नागौर की। बकरियां कहां की फेमस है? तो वरुण गांव नागौर की। फिर देखो बाजावास गांव। बाजावास गांव आ जाए या आ जाए सुहालग क्षेत्र। बाजावास गांव लिखा जाए या आ जाए सुहालग क्षेत्र लिखा हुआ, तो बाजावास गांव के क्या प्रसिद्ध है? तो बेल प्रसिद्ध है। बाजावास गांव के बेल प्रसिद्ध है। ताऊसर गांव नागौर की खुशबूदार पान मेथी प्रसिद्ध है। वरुण गांव नागौर की बकरियां प्रसिद्ध है। और बाजावास गांव नागौर के बेल प्रसिद्ध है। फिर देखिए बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला लगता है नागौर के अंदर। बलदेव पशु मेला नागौर के अंदर लगता है। और बलदेव पशु मेला पशु संख्या की दृष्टि से, पशु संख्या की दृष्टि से, पशु संख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पशु संख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पूछ ले आपसे तो बलदेव पशु मेला नागौर में। फिर रामदेव पशु मेला लगता है। रामदेव पशु मेला भी नागौर के अंदर लगता है, मान्नासर गांव में। नागौर के अंदर एक गांव पड़ता है मान्नासर गांव, वहां पर रामदेव पशु मेला लगता है। बलदेव पशु मेला नागौर में और रामदेव पशु मेला भी नागौर में। फिर मैंने लिखा है रेण। देखो रेण है वो राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है। ये राम स्नेही संप्रदाय की पीठ, राम स्नेही संप्रदाय की पीठ। देखो राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 प्रमुख पीठें, जिसमें एक शाहपुरा शाखा है, एक रेण शाखा है, एक सिंहथल शाखा और खेड़ापा शाखा है। शाहपुरा शाखा तो शाहपुरा जिले के अंदर आती है, रेण शाखा नागौर जिले के अंदर आती है, सिंहथल शाखा बीकानेर में आती है और खेड़ापा शाखा जोधपुर के अंदर आती है। तो रेण शाखा, जिसमें रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो संत दरियाव जी। संत दरियाव जी, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेण शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो संत दरियाव जी। संत दरियाव जी के गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम था बालकनाथ जी। बालकनाथ जी, या इनको प्रेमनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। बालकनाथ जी या प्रेमनाथ जी, ये संत दरियाव जी के गुरु का नाम था। फिर आगे नहीं जिला
इसके बारे में एक बार दोबारा देख लीजिए दोस्तों। जो जो चीजें आप अपने अब तक इस नागौर जिले के अंदर पढ़ी हैं, उन चीजों के बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं दोबारा। क्या क्या चीजें आपने पढ़ी है इसके अंदर, वो देखिए। दोबारा देख लीजिए एक बार, सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। देखो, पहले तो इसके अंदर उपखंड कौन कौन से नागौर जिले के अंदर? नागौर में उपखंड है 7, नागौर, मुंडवा, खींवसर, जायल, मेड़ता, रियांबड़ी और डेगाना। इसके अंदर तहसीलें कौन कौन सी है? नागौर, मुंडवा, खींवसर, जायल, डेह, मेड़ता, रियांबड़ी, डेगाना और सांजू, ये तहसीलें। नागौर का शुभंकर अपने राजहंस। प्राचीन नाम क्या है? तो धातु नगरी के नाम से नागौर को जाना जाता है। अहिछत्रपुर के नाम से भी जाना जाता है। और अहिछत्र पर चौहानों की प्रथम राजधानी हुआ करती थी, या चौहानों का संस्थापक वासुदेव चौहान, उसकी राजधानी कौन सी थी? तो अहिछत्रपुर थी। फिर पीपासर, नागौर के अंदर जाम्बू जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो पीपासर नागौर। फिर भारत की टंगस्टन की सबसे बड़ी खान डेगाना नागौर। फिर वीर तेजा जी का जन्म स्थान खरनाल नागौर। फिर राजस्थान में सफेद सीमेंट का पहला कारखाना 1984 में गोटन नागौर में स्थापित हुआ। फिर मेड़ता रोड से लेकर मेड़ता सिटी तक राजस्थान के अंदर सबसे पहले रेल बस की शुरुआत की गई 1994 में। फिर पाहेबा का या साहेबा का युद्ध 1541 में हुआ। मालदेव ने राव जैत सिंह को हराकर बीकानेर की शासन व्यवस्था कुंपा को सौंप दी थी। फिर मदिरे की राड 1644 में बीकानेर के राजा करण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के बीच हुई थी। फिर बगदरी गांव नागौर, जहां से 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। फिर चारभुजा मंदिर, जिसको मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है, मंदिर का निर्माण राव दूदा ने, जो मीराबाई के दादा थे, उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। और मेला लगता है श्रावण शुक्ल 11 को। फिर भावल माता का मंदिर है भावल गांव नागौर के अंदर। फिर दधीमती माता का मंदिर है गोठ मंगलोद नागौर के अंदर। दधीमती माता दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी है और दधीमती माता का मेला लगता है नवरात्रों के अंदर। राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान पूछ ले तो गोठ मंगलोद नागौर के अंदर, सॉरी, राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान पूछ ले तो जामसर बीकानेर में। और राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो गोठ मंगलोद नागौर के अंदर होता है। फिर देखिए नागौर दुर्ग, जिसको नागदुर्ग और अहिछत्रपुर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। निर्माण 1154 में सोमेश्वर के सामंत केमास ने करवाया था। दुर्ग के अंदर बुर्ज कितनी पूछ ले तो 28 है। और 1570 में यहां पर अकबर ने नागौर दरबार का लगवाया था और शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। फिर खींवसर का किला नागौर के अंदर, और सुल्तान तारकिन की दरगाह है नागौर के अंदर। हरिराम बाबा का मंदिर जोरडा गांव नागौर। हरिराम बाबा के पिता का नाम रामनारायण और माता का नाम था चांदनी। हरिराम बाबा का हर महीने के अंदर शुक्ल पंचमी को मेला लगता है, लेकिन मुख्य मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। फिर अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी पूछ ले तो नागौर के अंदर। फिर कसूरी मेथी या खुशबूदार पान मेथी ताऊसर गांव नागौर के अंदर। और जयप्पा सिंधिया जो मराठा शासक था उसकी छतरी भी ताऊसर गांव नागौर के अंदर। फिर वरुण गांव नागौर की बकरियां प्रसिद्ध है। बाजावास या सुहालग क्षेत्र नागौर के बैल प्रसिद्ध है। बलदेव पशु मेला नागौर में लगता है, जो पशु संख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। फिर रामदेव पशु मेला मानासर नागौर के अंदर लगता है। फिर रेण शाखा, जो रामसनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ, रामसनी संप्रदाय की 4 शाखाओं में से एक रेण शाखा है जो नागौर के अंदर है। और रेण शाखा के प्रवर्तक संत दरियाव जी, और दरियाव जी के गुरु का नाम था प्रेमनाथ या बालकनाथ। तो ये तो अपना नागौर जिला, क्योंकि नागौर जिले के 2 भाग हुए हैं, इसलिए मैंने बताया कि नागौर के अंदर डीडवाना कुचामन को छोड़कर जो चीजें बची है नागौर के अंदर वो ये बची है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, एक नए जिले की शुरुआत करते हैं। जिले का नाम टोंक, नवाबों की नगरी टोंक। टोंक के बारे में चर्चा करते हैं। टोंक के बारे में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टोंक का टोडा क्षेत्र केकड़ी जिले में चला गया है। ये देखिए इस मैप के अंदर, मैप में दोस्तों दिख रहा होगा आपको, ये टोंक है। पहले ये जो केकड़ी है, वो केकड़ी जो जिला बनाया गया वो कुछ भाग तो तोड़ा गया अजमेर का, कुछ भाग तोड़ा गया टोंक का। टोंक का ये टोडा वगैरह क्षेत्र है वो केकड़ी के अंदर चला गया। इसलिए वर्तमान के अंदर टोंक जिले के अंदर जितनी चीजें बची हैं उनके बारे में अब वर्तमान में अपनी चर्चा करेंगे। मालपुरा, पीपलू, निवाई, टोडा रायसिंह, टोंक, उनियारा, दुन्नी, देवली, ये जो क्षेत्र है वो टोंक के। टोंक के अंदर 6 उपखंड हैं, 9 तहसीलें।
याद रखना दोस्तों, टोंक में 6 तो उपखंड हैं और 9 तहसीलें हैं। वो 6 जो उपखंड है उसके बारे में देखो पहले। टोंक, देवली, निवाई, पीपलू, उनियारा और मालपुरा, ये सारी की सारी उपखंड है। टोंक, देवली, निवाई, पीपलू, उनियारा और मालपुरा। अब तहसीलों की बात करें तो टोंक जिले के अंदर तहसीलें कितनी आती है? तो 9 तहसीलें आती हैं। टोंक, देवली, नगरकोट, निवाई, दुन्नी, पीपलू, उनियारा, अलीगढ़ और मालपुरा। देख लीजिए, टोंक, देवली, नगरकोट, निवाई, दुन्नी, पीपलू, उनियारा, अलीगढ़ और मालपुरा, ये तो आते हैं इसके अंदर। अब टोंक जिले का शुभंकर क्या है? तो याद करना है अपने को दोस्तों, हंस। टोंक जिले का शुभंकर आपसे पूछ ले तो हंस है। और टोंक जिले की टोंक है उसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि अमीर खां पिंडारी ने इसकी स्थापना की थी। अमीर खां पिंडारी द्वारा टोंक की स्थापना की गई। लेकिन जो कवि राजा श्यामल दास है उसके अनुसार सवाई जय सिंह द्वारा टोंक की स्थापना की गई। तो ये थोड़ा मतभेद है, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करना, पर ज्यादातर मत है वो अमीर खां पिंडारी के बारे में ही जाना जाता है। स्थापना अमीर खां पिंडारी ने की थी और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत पूछ ले तो कौन सी है? तो टोंक। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। अब की बार पीटीआई में क्वेश्चन आया था कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करने वाले टोंक के नवाब कौन थे? तो टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी थे। सॉरी, अमीर खां पिंडारी नहीं, वजीरुद्दौला खान। ये भी लाइन मैं यहां लिख दूं, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करने वाले टोंक के नवाब 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करने वाले टोंक के नवाब कौन थे? तो वजीरुद्दौला खान। टोंक के नवाब पूछ ले तो वजीरुद्दौला खान। और राजस्थान की एक ऐसी रियासत, एक ही नहीं 2 रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। जब एकीकरण का दौर चल रहा था उस समय राजस्थान की एक तो मारवाड़ रियासत और एक टोंक रियासत, ये दोनों पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन इसको भारत में मिलाया गया था। तो याद रखना इस पेज की बातें। टोंक जिले का शुभंकर, टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं, एक और याद कर लेना। अन्य नाम, टोंक का अन्य नाम है नवाबों की नगरी। नवाबों की नगरी, ये इसका अन्य नाम। स्थापना अमीर खां पिंडारी ने की थी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करने वाले टोंक के नवाब वजीरुद्दौला। फिर देखिए अगले पेज पर, शिकार एक्ट। राजस्थान में सबसे पहले शिकार एक्ट जारी करने वाली रियासत कौन सी थी? तो शिकार एक्ट जारी करने वाली रियासत थी टोंक। और यहां पर शिकार एक्ट कब जारी किया गया? तो 1901 के अंदर। शिकार एक्ट जारी करने वाली राजस्थान की पहली रियासत पूछ ले तो टोंक है। और यहां पर शिकार एक्ट कब जारी किया गया था? तो 1901 के अंदर यहां पर जारी किया गया था। ठीक है, फिर देखो अरबी फारसी शोध संस्थान। अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना भी कहां पर की गई थी? तो अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना भी टोंक के अंदर की गई थी। ठीक है, फिर वनस्थली विद्यापीठ, ये चीज तो आपने कभी पढ़ी होगी। वनस्थली विद्यापीठ कहां पर है? तो टोंक के अंदर। वनस्थली विद्यापीठ की खास बात क्या है? तो हीरालाल शास्त्री की पुत्री का नाम था शांता शास्त्री बोल सकते हो, शांता। और शांता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनका जहां अंतिम संस्कार किया गया, इनकी याद में शांताबाई कुटीर की स्थापना की गई थी। टोंक के अंदर शांताबाई कुटीर की स्थापना की गई थी 1935 के अंदर। बाद में इसी शांताबाई कुटीर का नाम वनस्थली विद्यापीठ कर दिया गया था। तो वनस्थली विद्यापीठ कहां पर है? टोंक के अंदर। इस बात को दोबारा सुन लीजिए।
हीरालाल शास्त्री की पुत्री का नाम था शांताबाई शास्त्री, और शांता की मृत्यु हो गई थी, असमय मृत्यु हो गई थी, तो उसकी याद में एक पाठशाला बनाई गई जिनको शांताबाई कुटीर के नाम से जाना जाता, और उसी शांताबाई कुटीर की स्थापना 1935 में की गई थी, जिसका नाम बाद में वनस्थली विद्यापीठ कर दिया गया था। फिर देखो केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, देखो केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र के साथ साथ ऐसा क्वेश्चन आ जाए केंद्रीय भेड़ व बकरी अनुसंधान केंद्र या केंद्रीय बकरी और ऊन अनुसंधान केंद्र, तीनों में से कोई नाम लिखे आ जाए। देखो दोबारा, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र लिखा आ जाए या केंद्रीय बकरी एवं ऊन अनुसंधान केंद्र लिखा आ जाए या केंद्रीय भेड़ एवं बकरी व ऊन अनुसंधान केंद्र लिखा आ जाए, तो कहां पर है? मालपुरा। और मालपुरा नाम की जगह पड़ती है अविका नगर टोंक के अंदर। और इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना आपसे पूछ ले तो कब होती है स्थापना इसकी? 1962 के अंदर होती है दोस्तों, ठीक है। केंद्रीय भेड़ व बकरी और ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना मालपुरा अविका नगर टोंक 1962 में। फिर अमीरगढ़ का किला, ज्यादा कोई विशेषताएं नहीं है इनकी, अमीरगढ़ का किला पूछ ले तो टोंक के अंदर। फिर ककोड़ का किला, ये ककोड़ का किला पूछ ले तो भी टोंक के अंदर। अमीरगढ़ का किला टोंक में, ककोड़ का किला टोंक में, पचेवर का किला टोंक में, और असीरगढ़ का किला भी टोंक में। ये चारों किले याद कर लेना टोंक में कौन कौन से दोस्तों, देख लीजिए एक बार। अमीरगढ़ का किला टोंक, ककोड़ का किला टोंक, पचेवर का किला टोंक और असीरगढ़ का किला भी टोंक। सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी ये भी टोंक के अंदर एक इमारत बनाई गई, एक महल बनाया गया एक तरीके का, उसको सुनहरी कोठी के नाम से जाना जाता है, तो वो भी टोंक के अंदर। मुबारक महल, मुबारक महल देखिए, मुबारक महल राजस्थान में कई, मेन जो प्रसिद्ध है वो एक जयपुर में है, एक है टोंक के अंदर। और टोंक का मुबारक महल जिसका अन्य नाम है जरनिगार, अन्य नाम पूछ ले इसका तो जरनिगार, जरनिगार। इस टोंक के मुबारक महल में बकरीद के दिन ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी, बकरीद के दिन ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी, बकरीद के दिन ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। और बकरीद कब आती है दोस्तों? तो हिजरी सन के अंतिम महीने में, और हिजरी सन का अंतिम महीना कौन सा होता है? तो जिलहिज महीना, जिलहिज महीने की 10 तारीख को बकरीद आती है। बकरीद के दिन ऊंट की कुर्बानी दी जाती है टोंक के मुबारक महल, ठीक है। बाद में वर्तमान में इस ऊंट को पशुधन श्रेणी का राज्य पशु का दर्जा मिल चुका है, इसलिए ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई। तो मुबारक महल टोंक के अंदर ये कुर्बानी दी जाती थी। फिर देखो त्रिवेणी संगम, ये त्रिवेणी संगम राजस्थान में कई हैं, लेकिन टोंक जिले के अंदर 2 त्रिवेणी संगम आते हैं। टोंक जिले के अंदर 2 त्रिवेणी संगम कौन कौन से आते हैं? एक तो टोंक के अंदर जगह पड़ती है राजमहल, राजमहल में त्रिवेणी संगम, और एक टोंक के अंदर जगह पड़ती है देवधाम जोधपुरिया, निवाई तहसील में, देवधाम जोधपुरिया निवाई तहसील टोंक में, ये 2 त्रिवेणी संगम। देवधाम राजमहल के अंदर जो 3 नदियों का संगम होता है वो एक तो है बनास, दूसरी बेड़च, बनास बेड़च नहीं, दूसरी है खारी और तीसरी है डाई। बनास, खारी और डाई नदियों के त्रिवेणी संगम होता है राजमहल टोंक के अंदर। और दूसरा जो त्रिवेणी संगम है यहां पर वो एक है बनास, दूसरी है बांडी और तीसरी है मासी। ये 2 त्रिवेणी संगम है वो अकेले टोंक जिले के अंदर है, याद कर लीजिए। 2 त्रिवेणी संगम जिसमें एक तो राजमहल के अंदर है, राजमहल का त्रिवेणी संगम बनास, खारी और डाई नदियों के त्रिवेणी संगम पर है। देवधाम जोधपुरिया का जो त्रिवेणी संगम है वो बनास, बांडी और मासी नदियों का त्रिवेणी संगम है। फिर देखिए देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया का जो त्रिवेणी संगम है वो वहां पर एक मंदिर भी, और देवधाम जोधपुरिया
निवाई तहसील के अंदर जो मंदिर है वो मंदिर किसका है? तो देवनारायण जी का मंदिर। मंदिर किसका है दोस्तों? तो देवनारायण जी का मंदिर है, याद रखना इस बात को। जो त्रिवेणी संगम है वहीं पर देवनारायण जी का मेला भी लगता है। फिर पुलानी मेला, पुलानी मेला भी कहां लगता है जी? टोंक के अंदर लगता है। पीपलू मेला भी कहां लगता है? तो टोंक के अंदर लगता है। कोई तारीख वगैरह इनकी डिसाइड पूरी कंफर्म नहीं मिलती है, तो इसलिए इतना याद करना पड़े, पुलानी मेला टोंक के अंदर और पीपलू मेला भी टोंक के अंदर लगता है। दड़ा महोत्सव ये भी टोंक के अंदर लगता है। दड़ा महोत्सव ये भी टोंक के अंदर लगता है। फिर देखो यहां लिखा हुआ है लावा। लावा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि टोंक में लावा, लावा ठिकाना, एकीकरण के समय लावा ठिकाना हुआ करता था और लावा के शासक हुआ करते थे वंश प्रदीप। लावा के शासक हुआ करते थे वंश प्रदीप। एकीकरण के समय सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था? तो लावा ठिकाना था। एकीकरण के समय सबसे छोटा ठिकाना पूछ लिया आपसे दोस्तों कौन सा था? तो लावा ठिकाना था। तो ये टोंक में आता वर्तमान में। फिर नगर सभ्यता, नगर सभ्यता भी टोंक के अंदर। याद रखना ये नगर सभ्यता है ना कि नगरी सभ्यता है। नगर सभ्यता कहां पर है? टोंक के अंदर। और नगर सभ्यता टोंक में, और इसको रेड सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रेड सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसे कहते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर। इसको कहते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर। रेड सभ्यता या नगर सभ्यता टोंक के अंदर, इसे कहते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर। टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। फिर गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर पूछ ले तो टोंक के अंदर, और एक डिगी कल्याण जी का मंदिर भी टोंक के अंदर। एक और याद कर लेना साथ में, डिगी कल्याण जी का मंदिर भी टोंक के अंदर। ठीक है, गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर और रेड सभ्यता टोंक के अंदर। फिर देखो टोरडी सागर बांध और गलवा बांध। टोरडी सागर बांध और गलवा बांध कहां पर? टोंक के अंदर। एक मासी बांध भी कहां पर है? टोंक में। बनास, बांडी और मासी नदियों का त्रिवेणी संगम मैंने बताया था, वो कहां पर है? तो टोंक के अंदर, और उस मासी नदी के ऊपर मासी बांध है। टोरडी सागर बांध टोंक में, गलवा बांध टोंक में, मासी बांध टोंक में। चार बेत शैली, लोक नाट्य की एक प्रसिद्ध शैली है चार बेत शैली या चार बेत ख्याल। चार बेत ख्याल या चार बेत शैली कहां की? टोंक की। और कौन सी भाषा में प्रस्तुत की जाती है? तो भाषा याद रख लेना, पास्तो भाषा में इसको प्रस्तुत किया जाता है। और इस चार बेत ख्याल के जो प्रसिद्ध कलाकार हुए, वो चार बेत ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार और बता देता हूं मैं। दो कलाकार फेमस हैं, जिसमें एक बंदे का नाम है अब्दुल करीम खां। एक बंदे का नाम है अब्दुल करीम खां और दूसरे बंदे का नाम है खलीफा करीम खां। खलीफा करीम खां। एक बंदे का नाम है अब्दुल करीम खां और दूसरे का नाम है खलीफा करीम खां। ठीक है, ये चार बेत ख्याल है टोंक की। कौन सी भाषा में प्रस्तुत की जाती है? तो पास तो भाषा याद करनी है अपने को। और प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए चार बेत ख्याल के? तो अब्दुल करीम खां और खलीफा करीम खां। फिर धोवन गांव। धोवन गांव मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि धोवन गांव संत धन्ना का जन्म स्थान। संत धन्ना का जन्म स्थान कौन सा स्थान है जी? संत धन्ना का जन्म स्थान है धोवन गांव टोंक के अंदर। संत धन्ना का जन्म स्थान है धोवन गांव टोंक के अंदर। फिर देवली। देवली छावनी मैंने लिखी है। देवली छावनी मैंने कहां लिखी है? तो टोंक के अंदर। देवली छावनी टोंक के अंदर। और देवली में विद्रोह हुआ। देवली में विद्रोह होता है 1857 की क्रांति में। जो देवली विद्रोह होता है वो कब होता है? 5 जून 1857 को होता है। 5 जून 1857 को देवली का विद्रोह होता है। ठीक है, तो ये है टोंक जिले की सारी बातें। मैं टोंक जिले को दोबारा रिवाइज कर देता हूं, एक बार देख लेना।
पहले तो टोंक के अंदर तहसीलें और उपखंड कौन कौन से आते हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं और कौन कौन से क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो टोंक जिले के अंदर देखिए उपखंड कितने आते हैं, तो 6 उपखंड आते हैं, जिसमें देवली, टोंक, निवाई, पीपलू, पुनियारा और मालपुरा, ये 6 तो उपखंड आते हैं, और बाकी 9 तहसीलें आती हैं। 9 तहसीलें इसके अंदर कौन कौन सी है, तो टोंक, देवली, नगरफोर्ट, निवाई, दुन्नी, पीपलू, पुनियारा, अलीगढ़ और मालपुरा। फिर आपसे पूछ ले कि टोंक जिले का शुभंकर क्या है, तो हंस। टोंक का अन्य नाम पूछ ले तो नवाबों की नगरी कहते हैं। टोंक की स्थापना की थी अमीर खां पिंडारी ने, और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। और 1857 की क्रांति में टोंक के वो नवाब जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की, तो वजीरुद्दौला खान। और राजस्थान की 2 ऐसी रियासतें जो एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, तो एक मारवाड़ रियासत और एक टोंक रियासत। फिर देखिए राजस्थान में सर्वप्रथम शिकार एक्ट जारी करने वाली रियासत टोंक, और यहां पर कब शिकार एक्ट जारी किया गया, तो 1901 के अंदर। अरबी फारसी शोध संस्थान राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध है, वो कहां पर है, तो टोंक के अंदर, याद करना है। फिर वनस्थली विद्यापीठ टोंक, हीरालाल शास्त्री की पुत्री का नाम था शांताबाई, और शांताबाई शास्त्री है, इसकी असमय मृत्यु हो गई थी, तो उनकी याद में शांताबाई कुटीर की स्थापना की गई थी 1935 के अंदर। उसी शांताबाई कुटीर का नाम बाद में वनस्थली विद्यापीठ कर दिया गया था। इसी वनस्थली विद्यापीठ नामक स्थान पर हीरालाल शास्त्री का अंतिम संस्कार भी किया गया था। फिर केंद्रीय भेड़ एवं बकरी व ऊन अनुसंधान केंद्र पूछ ले तो मालपुरा अविकानगर टोंक में, जिसकी स्थापना हुई थी 1962 के अंदर। फिर अमीरगढ़ का किला टोंक, ककोड़ का किला टोंक, पचेवर का किला टोंक में, और असीरगढ़ का किला टोंक में। और ये चारों के चारों किले अपने को टोंक याद करने। फिर सुनहरी कोठी टोंक के अंदर, और फिर मुबारक महल। राजस्थान में प्रसिद्ध मुबारक महल 2 हैं, एक जयपुर के अंदर है और एक टोंक के अंदर। टोंक का जो मुबारक महल है उसका अन्य नाम है जरनिगार, और टोंक के मुबारक महल में बकरीद के दिन ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। वर्तमान में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा मिल चुका है, इसलिए ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगी। बकरीद आपसे पूछ ले कब आती है, तो हिजरी सन के अंतिम महीने में आती है, और हिजरी सन का अंतिम महीना होता है जिलहिज, और जिलहिज महीने की 10 तारीख को आता है। त्रिवेणी संगम, अब टोंक जिले में 2 त्रिवेणी संगम है, एक तो राजमहल में, एक देवधाम में। राजमहल में जो 3 नदियां आकर मिलती है उसमें बनास, खारी और डाई है, और राजमहल देवधाम में आकर जो 3 नदियां मिलती है वो बनास, बांडी और मासी। देवधाम जोधपुरिया में त्रिवेणी संगम होने के साथ साथ यहाँ पर देवनारायण जी का मंदिर भी, जहां पर मेला लगता है। फिर पुलानी मेला टोंक में लगता है, पीपलू मेला टोंक में लगता है, दड़ा महोत्सव टोंक के अंदर है, लावा। एकीकरण के समय राजस्थान में 3 ठिकाने हुआ करते थे, जिसमें एक लावा ठिकाना था जहां के राजा वंश प्रदीप थे, और एकीकरण के समय सबसे छोटा ठिकाना था। फिर देखो रेड सभ्यता, जिसको नगर सभ्यता के नाम से जाना जाता है, रेड सभ्यता कहां पर है, टोंक में, और रेड सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर पूछ ले टोंक में, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर भी टोंक के अंदर है। तोरड़ी सागर बांध, गलबा बांध और मासी बांध, तीनों के तीनों टोंक में। फिर चारवेद ख्याल, चारवेद ख्याल टोंक की है, और कौन सी भाषा में प्रस्तुत की जाती है, तो पाश्तो भाषा में प्रस्तुत की जाती है। इसके 2 फेमस कलाकार हुए, अब्दुल करीम खां और खलीफा करीम खां। फिर धुवन गांव, धुवन गांव संत धन्ना का जन्म स्थान है। फिर देवली छावनी, 1857 की क्रांति में राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां हुआ करती थी, जिसमें देवली छावनी टोंक के अंदर, और देवली में जो विद्रोह होता है वो 5 जून 1857 को होता है। तो ठीक है दोस्तों, 50 जिलों की सीरीज के अंदर आज अपने 2 जिले कंप्लीट किए, एक नागौर जिला पढ़ा है और एक टोंक जिला। अगले नए जिले के साथ अगली क्लास में फिर आऊंगा, तब तक के लिए शुक्रिया।